दौर में ये करेज कहाँ से आता है जब बाहुबलियों के लिए उत्तर प्रदेश जाना माना जाता था? मेरे साथ छात्रों की असीम शक्ति थी। हजारों छात्र नौजवान मेरे साथ था। कभी किसी माफिया की हिम्मत और हैसियत नहीं हुई कि वो आंख उठा करके मेरी तरफ देख सके। संघ सर्व समाज की बात करता है, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि स्टूल पे बिठा दिया जाता है। दर्द इनको क्यों है? दर्द इसलिए है कि आज भारत में पहली बार कोई अति पिछड़े हिंदू समाज का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, और वो आज भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। संविधान के नाम पर फिर आप ही के तो नेता ना कहते हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान संशोधन कोई एक बार हुआ है क्या? अगर सबसे ज्यादा न्याय किसी को मिलेगा तो गरीब मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड पर काम करना चाहिए वो काम वक्फ बोर्ड अब करेगा। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? वो इंडिया गठबंधन नाम की चीज इस देश में है ही नहीं। वो तो कहते हैं कृष्ण हमारे सपने में आते हैं। हाँ, सपने में आते हैं, इसीलिए उनको गौशालाओं से दुर्गंध आती है। आप ही ने नहीं कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी? हाँ बिल्कुल, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती। सपा के नेता ने कहा कि राणा सांगा ने ही बुलाया था बाबर को। राणा सांगा का वो इतिहास है कि राणा सांगा के पूर्वज बप्पा रावल ने इस मुस्लिम आक्रांताओं को ईरान तक खदेड़ कर मारा था, और 250 वर्ष तक किसी मुस्लिम आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा करके देखे। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इस पॉडकास्ट में आज राजनीति की बात करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति, क्षेत्रों की राजनीति, जातियों की राजनीति, तमाम तरीके से आप राजनीति कर सकते हैं, और इन्हीं राजनीति में से निकल के आते हैं कुछ नगीने भी। नगीना किस प्रकार नगीना होता है, संघर्ष क्या हो सकता है? 1988 में आपको लेकर के चलती हूँ, जब अध्यक्ष बन गया एक शख्स संत कबीर नगर से निकल के, और ना सिर्फ संत कबीर नगर बल्कि मंझरिया का एक छोटा सा गांव। अब आप सोचिए कि मंझरिया के एक गांव से एक शख्स निकलते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, और फिर दौर आता है 98 और 99 का, जब अध्यक्ष बन जाते हैं। तमाम ऐसी कहानियाँ आपको मिलेंगी। छोटे से गांव से निकल के बड़े सपने देखना, और उस गद्दी पर बैठना जहां पर तमाम लोग सपने देखते हैं, उस गद्दी तक पहुंचने की। आज एक ऐसे ही शख्स से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। इस राजनीति के रंग में बातचीत करेंगे। 2027 के चुनाव भी नज़दीक है। विपक्ष कैसे हमलावर हो रहा है, गौशाला पे बड़ी बात हो रही है, राणा सांगा पे बड़ी बात हो रही है, तमाम संप्रदायों पे बहुत बात हो रही है, जातियों पर बात हो रही है। लेकिन उससे पहले संघर्ष की कहानी, क्योंकि वो कहानी अमूल्य है। जरा बड़े दिलों से और खुले मन से स्वागत कीजिए इस पॉडकास्ट में संतोष सिंह का। विधान परिषद सदस्य हैं और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर किसी गद्दी तक कोई पहुँचने का संघर्ष पहुँचा है कुछ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, सड़क से लेकर के विधान परिषद तक का सफ़र, और इसमें बहुत सारे कंकड़ भी आए होंगे, कांटे भी चुभे होंगे। ज़रा शुरुआत वहाँ से करते हैं, मंझरिया गांव से शुरुआत कीजिए। मेरे पिता एक शिक्षक थे जी, और किसान भी थे। मैं ऐसे परिवार में आया। मेरी माँ बचपन में नहीं रही, और मैं पला बढ़ा। मेरे पिता ने मेरा ख्याल रखा। संयुक्त परिवार था, तो आगे आया, प्राइमरी एजुकेशन हुई। फिर मेरे ही लिए मेरे पिताजी ने एक स्कूल की स्थापना की मेरे ही गांव में, मंझरिया गंगा, जिसका आप नाम कर रही, संत कबीर नगर जनपद का एक गांव है। और मैं वहां से पढ़ा। फिर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग होने के बाद मैं GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती से मैंने इंटरमीडिएट किया, और 88 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, और BA में मैंने एडमिशन लिया। धीरे धीरे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। अन्य छात्र जो समस्याएं थी उनकी संपर्क में आया। मैं उनको उठाने लगा, और मैं फिर चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने में मैं पहला चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन बाद में मैं 95-96 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव होता था, और उस चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता, जो उस समय का रिकॉर्ड था। बाद के चुनाव में मैं फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के रूप में लड़ा। एक बार मैं 19 वोट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट से चुनाव हार गया, लेकिन मैं 98 में फिर रिकॉर्ड वोटों से मैं करीब 4 गुना
मतों से मैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव जीता और 41-42 साल बाद कोई लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का पूरी तरह से छात्र संघ पर कब्जा हुआ था। काम करने का अवसर मिला। छात्र राजनीति में भी भाऊराव देवरस द्वार का निर्माण हो, बहुत से छात्र नेता सम्मेलन हो, बहुत से शैक्षिक सम्मेलन हो, बहुत से ऐसे सेमिनार सिंपोजियम आयोजित करने के अवसर मिले। धीरे धीरे मैं फिर बीजेपी में स्वाभाविक रूप से मेरा एक राष्ट्रवादी विचारधारा से मैं प्रेरित था और जिसको एक हिंदू स्वयंसेवक भी कह सकते हैं, स्वयंसेवक भी कह सकते हैं, मैं संघ की शाखा से भी निकला। हाँ, एबीवीपी पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 98-99 की जो आप बात कर रहे हैं, उस समय कहा जाता था उत्तर प्रदेश में राज थोड़ा सा बाहुबलियों का चल रहा था, थोड़ा सा उस तरीके का उत्तर प्रदेश जानते हैं हम 98-99, 2000 या 95-96 की जब बात करते हैं, उस समय एक एक शिक्षा के बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति जो एडमिशन लेते हैं, आपने स्नातक की भी डिग्री वहीं से लखनऊ यूनिवर्सिटी से ली, स्नातकोत्तर की भी आपने वहीं से लिए। कितना कठिन और उस दौर में ये करेज कहाँ से आता है जब बाहुबलियों के लिए उत्तर प्रदेश जाना माना जाता था? सच बात है, ये बात सही है कि 90 का जो दशक था वो कहीं न कहीं गुंडागर्दी चरम पर थी और मुलायम सिंह जी का भी शासन आया, मायावती जी का भी शासन आया और कल्याण सिंह जी का भी शासन आया। अंतिम समय में हमारे राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह जी का उत्तर प्रदेश में शासन आया। कल्याण सिंह जी के शासन में, राजनाथ जी, राम प्रकाश जी के शासन में तो बाहुबलियों को ठीक किया गया। तमाम मुठभेड़ हुए, तमाम उसी समय एसटीएफ का गठन हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर के श्रीपद ढाढ़ी तक तमाम लोग मारे गए उसमें। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के जब बात करेंगे तो उसका भी एक खूनी इतिहास रहा है छात्र संघों का। इससे अगर मैं गुरेज करूं, इनकार करूं तो ये सत्य को झूठ ठहराना होगा। लेकिन मेरे साथ छात्रों की असीम शक्ति थी, हजारों छात्र नौजवान मेरे साथ था। कभी किसी माफिया की हिम्मत और हैसियत नहीं हुई कि वो आंख उठा करके मेरी तरफ देख सके, क्योंकि छात्रों का बल मेरे पास था और मैं उस समय की छात्र राजनीति को एक अलग दिशा देने में सक्षम हुआ। कभी भी ईश्वर की असीम कृपा रही, सभी का सहयोग रहा, मेरे समर्थकों का भी सहयोग रहा, विद्यार्थी परिषद का संस्कार रहा, संघ की शाखा का संस्कार रहा। किसी भी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर जो उस समय छात्र नेताओं पे लगे वो कभी मेरे ऊपर नहीं लगे और मैं उनसे अछूता रह करके निकलने में सफल। लेकिन साफ और सुथरी छवि की तो जो आप बात कर रहे हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा इधर आते हैं, जब आपने कहा कि उस समय गुंडागर्दी चरम पे थी और सभी सरकारों ने उस समय राज किया है, चाहे आपने मायावती जी की बात की, आपने मुलायम सिंह यादव की बात की, कल्याण सिंह की बात करते हैं, श्री प्रताप शुक्ला का उस समय राज हुआ करता था, हरशंकर तिवारी की बात करते हैं, अमरमणि त्रिपाठी की बात करते हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो उस समय विवादों में फंसे रहे और कहीं न कहीं सबका जो रिश्ता रहा वो विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। हाँ, कहते हैं हाँ, उस समय तमाम जातिगत आधार पर लोग माफियाओं के साथ जुड़े रहे, लेकिन मेरा कोई जातिगत मेरा कोई ऐसा वो आधार नहीं था। मैं एक क्षत्रिय जात से आता हूँ, हाँ। सही है, लेकिन मेरे समर्थन में उस समय चाहे सरोज तिवारी हो, उस समय वो बीजेपी में नहीं थे, लेकिन सरोज तिवारी, मनोज तिवारी, हमारे बड़े भाई जो उस समय का नाम एनएसवाई में और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में वो सांसद हुए, लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद हुए बीएसपी से, लेकिन उनका भी समर्थन था। ब्रजेश पाठक जी जो आज डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, लोकप्रिय डिप्टी सीएम है, तो मुझे तो ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला, सभी जातियों का समर्थन मिला। मैं किसी भी कैंप से नहीं जुड़ा। तो कभी आत्मविश्वास की में कभी कमी नहीं आई कि किस तरफ राजनीति ले आई? एक शिक्षा के बैकग्राउंड से, एक सामान्य परिवार से आने वाला बच्चा जो सपने लेकर के आया था, वो अचानक से 96 की बात करते हैं, 99 की बात करते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या उस आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आई? नहीं, कभी आत्मविश्वास में कमी नहीं आई, क्योंकि मेरे जो संगी थे, जो मेरे साथी थे, जो मेरे हॉस्टल के भी साथी थे, हॉस्टल के बाहर भी के भी साथी थे, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और हम लोगों ने छोटे छोटी राशि इकट्ठा की, छोटी छोटी का नाम है समर्थन इकट्ठा किए, लोगों से मिला, उनका प्रेम था। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे साथ बाहुबल था, लेकिन मेरे पास छात्रों का बल था, सहयोग था, युवाओं की शक्ति थी,
इसलिए आत्मबल में कमी का कोई सवाल ही नहीं आता। हर परिस्थिति से हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार थे और ईश्वर की कृपा थी और संघ परिवार का एक जो विचार परिवार का एक संस्कार था, अपने परिवार का व्यक्तिगत संस्कार था कि इन सभी झंझावातों में अछूते होकर के निकल पाने में मैं सफल रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति उस समय 90 की दशक की बात कर रही हूँ दर्शकों, जब बदलाव यानी कि करवट बदल रही थी। 90 के दशक की राजनीति, जब आप बड़े बड़े चेहरों, बाहुबली चेहरों के आप नाम सुना करते थे। अपने घर में बैठ करके धनंजय सिंह का नाम याद आता है, विनय शंकर तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी का नाम आता है, शिव प्रताप शुक्ला का नाम आता है। ऐसे तमाम चेहरे उस वक्त अपनी जो साख है उसको आगे लेकर के चलते थे और करवट बदल रहा था। और करवट बदलने में अंगड़ाई एक संतोष सिंह नाम का चेहरा भी उस वक्त ले रहा था। और आज जब आप देखते हैं, इस कुर्सी पर बैठने की जिम्मेदारी भी बहुत बन जाती है। इस जिम्मेदारी को लेकर के कैसे आगे चल रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि संघ और भाजपा, ये दो विचारधारा पे बहुत विपक्ष हमला बोलता है। इसको कैसे बैलेंस बना रहे हैं? नहीं, संघ तो एक सामाजिक संगठन है। वो तो कि जो संघ की शाखा में जाएगा, जो सीखेगा, जो संघ को नजदीक से देखेगा, संघ की आलोचना करना बहुत आसान है। संघ के बहुत आनुषांगिक संगठन है, बहुत काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, मजदूरों में मजदूर संघ सबसे बड़ा संगठन है मजदूरों का, विद्यार्थियों के काम के लिए विद्यार्थी परिषद, शैक्षिक शिक्षकों के लिए शैक्षिक महासंघ, ढेर सारे संगठन है। लेकिन वो सामाजिक काम करता है, उसका आधार आप ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो एक तरह से स्वतंत्र रूप से राजनीतिक दल का काम है, और राजनीतिक दल का काम जो होता है वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। रोज रोज कोई हस्तक्षेप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जहां तक मैं अनुभव कर पाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह का ये लोग प्रचार करते हैं। लेकिन संघ की हाँ, वैचारिक प्रतिबद्धता है, वैचारिक मेल है। संघ की बात करते हैं, बहुत सारे एक आधिपत्य थोड़ा सा लगता है कि झुकाव भाजपा में संघ की तरफ है। बड़े ऐसे नेता हुए जहां पर ये कहा जाता है कि अगर वो संघ से जुड़े हैं तो साख ज्यादा है। अब कोर वर्कर है, कैडर वर्कर है, स्वाभाविक बात है। 1977 में मैं नहीं था, लेकिन मैं जो इतिहास पढ़ता हूँ, आपने भी सुना होगा। ये बात मानते हैं कि अगर संघ से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा झुकाव आपको ज्यादा मिलेगा? नहीं, कैडर वर्कर है, स्वाभाविक रूप से कोई कैडर ही। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठन का निर्माण करते हैं और संगठन के आधार पर नेता का चुनाव करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, नेता बनते हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है। तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम प्रदेशों में आज सर्वाधिक संघ के स्वयंसेवक मुख्यमंत्री के रूप में, संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संघ से जुड़ी हुई हमारी राष्ट्रपति भी हैं। तो अब संघ का एक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि संघ से जुड़े हुए लोग, लेकिन एक विचार है। संघ कोई किसी को निर्देश नहीं देता है काम करने के लिए। सामाजिक ताने बाने की आप बात करें, और संघ का अभी आपने जिक्र भी किया कि संघ सर्व समाज की बात करता है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि स्टूल पे बिठा दिया जाता है। हम वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। राजनीति में लोग एक दूसरे का हास परिहास उड़ाते रहते हैं, लेकिन दलितों का सम्मान नहीं है। दलितों का सम्मान सबसे ज्यादा, अगर सेवा भारती का काम, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही सबको साथ लेकर के चलने के लिए हुई। उनको मालूम नहीं है सबसे ज्यादा समरसता का कार्यक्रम अगर किसी ने चलाया, सबसे अंत्योदय, जिसकी अंत्योदय के रास्ते पर चलती है बीजेपी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना की थी। अंत्योदय का मतलब समाज में जो सबसे पीछे है उसको कैसे आगे लाया जाए और कैसे उसको जोड़ा जाए और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा, कुएं में एक आदमी पड़ा है, और कुएं में जो आदमी पड़ा है अगर उसको ऊपर निकालना है तो कहते हैं ऊपर नीचे से तुम थोड़ा एक अपना हाथ उठाओ, हम नीचे हाथ डालते हैं और उसको उठा लेते हैं। ये काम अगर शुरू किया और अंत्योदय का पूरा विषय का प्रतिपादन किया, और सरकारें भी हमारे आज अंत्योदय पर काम कर रही हैं। जो गरीब कल्याण की योजनाएं हुई, सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू। आपने कोरोना में भी देखा, उससे ज्यादा 112 प्रकार की योजनाएं हैं। आयुष्मान, किसी ने कोई सोचा था क्या
भारत में क्या नाम है इलाज होता था, गरीब आदमी उसके घर बिक जाते थे, खेत बिक जाते थे, झोपड़ी बिक जाती थी, गहने गिरवी हो जाते थे, लेकिन किडनी, लीवर, इसका बड़ी बीमारियां, हार्ट की जो बीमारियां होती थी, इलाज नहीं हो पाता था। आज 60 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड से आच्छादित है। ये किसने सोचा था? प्रधानमंत्री आवास 50 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास बन चुके हैं, उज्ज्वला गैस की योजना, ऐसी 112 योजनाओं को जोड़ा गरीब लोगों के लिए। हम विपक्ष तो ये कहता है ना सर, अभी आपने क्योंकि उज्ज्वला योजना की आप बात की और आपने अभी भी वो सवाल का जवाब नहीं दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा उन्होंने छोड़ा तो ये स्टेटमेंट दे के छोड़ा कि स्टूल पे बिठाने का काम किया जाता है, ये सही है कि गलत है? पहले ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सोच है। हाँ। सर्वाधिक कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती जी रही, हमारे मोहन सिंह यादव जी का नाम से मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्रियों का नाम हाँ। गिनाऊं, बाबूलाल मरांडी हमारे मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा हमारे मुख्यमंत्री रहे, अभी छत्तीसगढ़ के आप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, कितने मुख्यमंत्री। आज सब दर्द इनको क्यों है? दर्द इसलिए है कि आज भारत में पहली बार कोई अति पिछड़े हिंदू समाज का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, और वो आज भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। क्या किसी कांग्रेस ने या किसी और ने किसी अति पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया है क्या? अगर बने हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस बार देश में पहली बार पिछड़ों के प्रधानमंत्री बने, पिछड़े समाज से आने वाले, और पिछड़ों में भी अति पिछड़े समाज से संघर्ष करके, लोगों के दर्द को समझ करके, यात्रा करके, भारत को समझ करके प्रधानमंत्री बने। और ये क्या नाम, हिंदुस्तान की जनता का प्रेम है और सभी जनता का प्रेम है कि 11वीं बार लगातार उन्होंने तिरंगा लहराया लाल किले। लेकिन फिर आप संविधान के नाम पर फिर आप ही के तो नेता ना कहते हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान संशोधन कोई एक बार हुआ है क्या? संविधान संशोधन तो बहुत मानते बार हैं? हुए हैं। हाँ, अभी हमने वक्फ बिल पर संविधान संशोधन किया है कि इन्होंने 2013 में रातों रात बदला था एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, और ये अधिकार दे दिया वक्फ बोर्ड को कि जिस संपत्ति पे वो अधिकार कर दे उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसा भी कोई कानून हो सकता है क्या जिसकी न्यायालय में विवेचना ना हो, न्यायालय जिस पर विचार न करे, जिस पर न्यायालय कोई फैसला न? हाँ, आप करिए, न्यायालय उस पर विचार करेगा, सुनवाई होगी, फैक्ट्स के आधार पर जो सच्चाई होगी वो निकलेगा। लेकिन जो संविधान की का प्रियम्बल है, अगर उसको किसी ने बदला है इस देश में तो इंदिरा गांधी जी ने बदला है, जब संसद ठप थी, संसद सस्पेंड थी, इमरजेंसी थी देश में। वो तो कहते हैं ना सर कि हमने जो किया आप छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए, और कहीं ना कहीं इसको इससे गुरेज करेंगे सर कि जब संविधान, आप ही के नेता ने कहा कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश में हालत देख लिए, सीटें कम हो गई। हमारे नेता ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, किन शब्दों में कहा, किस जनता ने क्या माना सर? वो वोट बैंक में दिखा ना सर, जनता में सीटों में दिखा कि नहीं? जनता ने में झूठा प्रचार किया गया और इन लोगों ने झूठा प्रचार किया, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और जगह। आखिर क्या नाम है, मध्य प्रदेश में इसका असर क्यों नहीं हुआ, अन्य प्रदेशों में क्यों असर नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में शायद हम अपनी बात लोगों को तो पहुंचा नहीं पाए। तो दिल्ली संविधान छोटा, गुटका संविधान लेकर के चलने वाले लोग जेब में, और जब एक जगह बरामद हुआ उसको खोला गया तो उस गुटका संविधान में कुछ था ही नहीं, वो तो खाली पैड था, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। उन्होंने एक झूठा प्रचार किया, उसका असर दिखा। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हुए हैं, हरियाणा में सारे न्यूज चैनल और सारे का नाम फोरकास्ट कर रहे थे कि क्या नाम हरियाणा में भाजपा की सरकार जा रही है, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सबसे ज्यादा बहुमत के साथ सरकार आई, महाराष्ट्र में हम 2/3 बहुमत के साथ आए, इसी उत्तर प्रदेश में 10 बाई इलेक्शन हुए, 8 चुनाव हमने जीतने का काम किया। कुंदरकी को आप भूलेंगे? कुंदरकी में 55% 60% हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, उनको अपनी पुरानी पीढ़ियां याद आई, और जब पुरानी पीढ़ियां याद आई तो परिवर्तन आया। उस पे क्या, क्योंकि आपने कुंदरकी का जिक्र अभी किया है और इलेक्शन में आज की खबर एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, और अखिलेश यादव उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी दिन आए और उन्होंने कहा देखिए वीडियोस देखिए, और इलेक्शन कमीशन तक वो गए, उन्होंने कहा देखिए वीडियोस, जनता कह रही है कि हम तो कहीं और दे रहे हैं, जा कहीं और रहा है, या फिर वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है। अब झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, हार के कारण। हमने तो नहीं कहा कि हम क्या नाम से हमारी सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश में तो बेईमानी कर लिया, इन लोगों ने लूट लिया, हमने तो कभी नहीं कहा। जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष,
हार जाते हैं तो सिस्टम को दोष, और जीत जाते हैं तो जीत गए। झारखंड में चुनाव जीत गए, उस पर कोई प्रतिप्रश्न नहीं, और साथ में क्या नाम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो वो वहां घपला हो गया साहब। लेकिन इंडिया मैं ये पूछता हूं कैसे आखिर महाराष्ट्र में एक ही साथ चुनाव होता है, झारखंड में चुनाव होता है, झारखंड में बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, विरोधी दल जीत जाते हैं तथाकथित इंडिया गठबंधन, तो वो चुनाव सही होता है, और महाराष्ट्र में बुरी तरह हार जाते हैं तो चुनाव गलत होता है। विपक्ष भी ये भी तो सवाल उठाता है ना सर कि इसी महाराष्ट्र में आपने किस तरीके से सरकार बना ली तोड़वा के। वो कहते हैं तोड़ देते हैं जहां जहां पे चुनाव जीत नहीं पाते। ये जनता का भी मैंडेट हो गया ना, अगर हमने तोड़ दिया था, हमने गलती तो सजा देती सर, क्या नाम है जनता हमको। जनता ने तो हमको सजा नहीं दिया, जनता ने तो हमको इनाम दे दिया, 2/3 बहुमत से सरकार हमारी बना दी। इनकी तो सीटें आधी भी नहीं रह गई जितनी पहले थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी राज्यसभा में कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमान गुस्से में हैं। वो मुसलमानों को गुमराह करते हैं, वो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, हम वोट बैंक नहीं समझते हैं। मुसलमान कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग आए थे इसी हिंदुस्तान में। उन्होंने जैसे भी हमारे ही लोग, इसी हिंदुस्तान के मूल मिट्टी के लोग ही आज मुसलमान हैं। जो भी राष्ट्रभक्त है उसका सबका सम्मान है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड कुछ मुतवल्लियों और मौलियों के कब्जे में था, और उससे ज्यादा कहीं धांधली नहीं हुई। इसी पटना के क्या नाम को लेकर के आखिर वो लालू प्रसाद यादव ने क्यों भाषण दिया 2013 की संसद में कि वक्फ बोर्ड लूटे रहा है? क्या जरूरत पड़ी 2011 में क्या नाम से ममता बनर्जी को भाषण देने के लिए इसी वक्फ बोर्ड के खिलाफ? कैसे चीजें बदल जाती हैं, कैसे चीजें बदल जाती हैं। अगर सबसे ज्यादा न्याय किसी को मिलेगा तो गरीब मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड का काम करना चाहिए वो काम वक्फ बोर्ड अब करेगा। सबकी जांच होगी, और जो इन्होंने गलत तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग करके जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की बेची है वो वापस ली जाएगी। और वक्फ बोर्ड अरे केरल के सांसदों की बात क्यों नहीं सुनते कांग्रेस? और वहां केरल के सांसदों ने चिट्ठी लिखी, गांव के गांव का नाम, क्रिश्चियन के गांव, हिंदू के गांव के गांव, पुराने 5-5 हजार साल के मंदिरों पर का नाम से दावा कर दिया। भारत की संसद पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। मणिपुर वाले मुद्दे पे फिर नहीं बोलते हैं ना आप अभी का क्यों नहीं? हाँ, मैं बोलूंगा। केरल पे अभी आपने बात की और विपक्ष ने यही सवाल उठाया। अब राहुल गांधी बैठक भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अडानी के मुद्दे पे बात नहीं करनी है आपको, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करनी है आपको, एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है आपको, और साथ ही गरीबों को आपको कल्याण नहीं करना है, सिर्फ धर्म के और जाति पे खेलना है, और मणिपुर के मुद्दे पर देखना नहीं। गरीबों के मुद्दे पर बात नहीं करना, गरीब कल्याण की सबसे ज्यादा योजनाएं उन्होंने, उनकी दादी ने, शायद उनको याद नहीं है, उनकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी हटाते 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 इनके क्या, इन लोगों ने, एक खानदान ने क्या लूट मचाई इस देश में, ये पूरे देश को मालूम है। इसीलिए हटे हैं और आ नहीं रहे, और अभी आएंगे भी नहीं। कांग्रेस इस देश से समाप्त हो चुकी है, और गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया, और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व की जो एजेंसियां हैं जो डाटा सर्वे करके रिकॉर्ड देती हैं वो कहती हैं। डेटा ये नहीं कहता है कि 2 पहिया वाली सरकार है, कहने के लिए तो कुछ भी है। हा? मैंने कहा सामूहिक एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ नीतीश सरकार। ठीक है, वो हमारे सहयोगी दल है। आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। 2014 का मैंडेट, उसके बाद का मैंडेट और 2024 का मैंडेट, जनता ने कहीं ना कहीं तो एनडीए को नकारने की कोशिश की ना सर। अरे जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 240 सीटें, तथा कथित इंडी गठबंधन जो अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। अभी अखिलेश जी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ जो है वो क्या नाम, केजरीवाल जी को समर्थन करने पहुंचे थे। अभी अखिलेश जी, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। ये जितना हम 240 सीटें पाई उतना ये सब मिलकर के भी नहीं पाए, और कहते हैं हम चुनाव हार गए। अरे थोड़े नंबर, जो लगातार बच्चा फेल हो रहा था, जो 5 नंबर पा रहा था, 7 नंबर पा रहा था, वो 15 नंबर पा गया तो कहता मैं तो जीत गया। और जो 65% नंबर पा रहे थे वो 52% नंबर पार गए तो वो हार गए, वो फेल हो गए।
इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? और कोई इंडिया गठबंधन नाम की चीज इस देश में है ही नहीं। आप देख लीजिए, सब ममता बनर्जी राहुल गांधी जी के बारे में क्या कह रही हैं। अखिलेश यादव का नाम अपने कैंडिडेट क्यों अलग लड़ा रहे हैं। अभी क्या नाम है, उन्होंने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, ये किसने कहा था? किस पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था? कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन एक तरफ विपक्ष का चेहरा, आखिर भाजपा किसी को तो मानती होगी। कोई चेहरा है नहीं अभी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में अभी तो। अब मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता किसी के बारे में। युवा नेता को अभी लेकर के आगे चल रहे हैं। अभी मैं चेहरा की बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं एक दिन देख रहा था संसद की कार्यवाही लोकसभा में। अब मैं भी विधान परिषद में हूँ, सदन का सदस्य हूँ। सदन की क्या मर्यादा होती है आज के नेता विरोधी दल को मालूम नहीं है। इस सदन में, इस लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटा, बेटा बेटी सब एक साथ रहे। लेकिन इस तरह की हरकत किसी ने देखी क्या? कि जिस तरह की हरकत उस दिन की गई थी और जिस पर टिप्पणी करना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा चेहरा माने हम? फिर वो वही चेहरा ये भी तो सवाल उठाता है कि जब वो बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इस पे भी तो कुछ कहना वो झूठ का कितनी बार पर्दाफाश हो चुका है, उस पर कितनी बार का नाम से लोकसभा अध्यक्ष बता चुके हैं। कभी माइक जब बोलेंगे आप, जब आपको बोलने के लिए वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसका बटन किसी के पास नहीं होता। और वो जो अध्यक्ष का आसन होता है वो पूरा एक पैनल होता है, और उस पैनल में कभी विरोधी दल कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं, कभी बीजेपी के लोग भी बैठते हैं। किसी के पास कोई बटन नहीं होता, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जब सदन से बोलने के लिए कहा जाता है तो माइक आपका चालू हो जाता है। जब सदन से आपको बोलने के मना किया जाता है कि अब आपका समाप्त हो गया, तो माइक अपने आप बंद हो जाता है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब वो नहीं जानना चाहते, नहीं इसको स्वीकार करना चाहते तो कुछ भी कहें। थोड़ा सा राजनीति 2027 को देखते हुए इस समय अखिलेश यादव पूरा फुल मूड एक्शन में नजर आ रहे हैं लगातार। चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हों, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सब पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और कुंभ से लेकर के ही क्योंकि जिस तरीके से कुंभ में भी कुछ स्टैम्पेड की भी घटनाएं आई, या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और तमाम चीजें उन्होंने की, हरिद्वार पहुंच गए लेकिन कुंभ नहीं गए, हालांकि बाद में कुंभ पहुंचे वो। लेकिन जो एक्शन नजर आ रहा है इस बार 2027 को लेकर के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि दलित वोट बैंक उनके पास है, उनका ये कहना है। उनके पास ये कहना है कि उनके पास MY फैक्टर भी है, उनके पास अगड़ा भी है, उनके पास पिछड़ा भी है। तो भाजपा के पास क्या है? मैं किसी फैक्टर पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी। दलित में तो किसी को, हम तो हिंदू समाज के किसी भी जाति, अगड़े पिछड़े, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो भी भाई बहन है सब हमारे भाई बहन है हिंदू समाज के। और हम किसी को भी कमजोर नहीं मानते हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं और साथ लेकर के चल रहे हैं। यहाँ तक जिनको वो वोट बैंक मानते हैं, मुसलमानों को या अन्य धर्मों को, हम उनको भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन 2 जून 95 की घटना भूल गए। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी नेत्री को जलाने के तक का प्रयास हुआ था, उनकी हत्या तक का प्रयास हुआ था। किसने किया था? जो मायावती, बहन मायावती जी के राज में या कल्याण सिंह जी के राज में जिन दलित महापुरुषों के नाम पर दलित शब्द का उपयोग, चूंकि आपने कहा किया, नहीं तो मैं नहीं करता, नाम रखे गए, उन जिलों का नाम बदलने का काम किसने किया? मुलायम सिंह जी ने किया कि अखिलेश यादव ने किया? कन्नौज में जो बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना था, उसका नाम बदलने का काम किसने किया? यहां तक उत्तर प्रदेश में हमारे SC और ST भाइयों बंधुओं के लिए प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किसने किया? कोई जवाब देगा क्या इसका? नाम तो आप भी बदल रहे हैं ना सर? नहीं, नाम हम किसी कोई नहीं कह सकता। जगह जगह के नाम बदल रहे हैं, जिससे मुसलमानों, जगहों के नाम बदल रहे हैं। नहीं, हम उनका बदले, हमने किसी दलित महापुरुष के नाम पर नहीं माना। मुसलमानों को दिक्कत हमने है तो वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा। हम तो अम्बेडकर, हमारी सरकार अम्बेडकर शोध संस्थान स्थापित करने जा रही है। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पंच तीर्थ के स्थल लंदन से लेकर के और भारत तक पंच तीर्थों की स्थापना करने का काम किया बाबा साहब के नाम पर। तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
हमने दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए ज्योतिबा फूले नगर से लेके सारे नाम, अरे कन्नौज जहां इनको सुगंध आती है और भगवान श्री कृष्ण के वंशज होकर के जिसका दावा करते हैं वो, वैसे कृष्ण जन्मभूमि के बारे में कभी एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं सकता है। निकले ना, वो कहते हैं राम के नाम वो पर तो कहते हैं कृष्ण हमारे सपने में आते हैं। हाँ, सपने में आते हैं, इसीलिए उनको गौशालाओं से दुर्गंध आती है, इसलिए गौशालाओं से दुर्गंध आती है। वो कह रहे हैं ना कि शिक्षा पे आप पैसा खर्च कीजिए, गौशाला पे ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं सबसे शिक्षा ज्यादा के अलावा। उन्होंने बजट देखा ही नहीं। इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र सरकार, सबसे ज्यादा बजट पहली बार शिक्षा पर इतना पैसा खर्च हो कहीं रहा है। इंटरव्यू देख रही थी अखिलेश यादव का, कह रहे थे कि गाय बछड़े इसी लखनऊ में कहां तक भाग रहे हैं, कहां गौशाला है। मैं तो केवल आपके माध्यम से अखिलेश जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के वो वंशज हैं, यदुवंशी हैं। अब उनको खुलवाना है, वो क्या कहते हैं उसको, स्लॉटर हाउस, उससे उनको सुगंध आती है। और जो आज भी इस देश में, और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रूप से कह सकता हूं कि गौ वंश का पालन करने वाले हमारे यदुवंशी भाई बहन ही सबसे ज्यादा हैं, और उस रोजगार पर भी उनका एक तरह से आधिपत्य है, गांव से लेकर के शहर तक। आप भी शहर में लखनऊ में जाती होंगी तो हमारे यदुवंशी भाई बहन मोटरसाइकिल पर इस पर उस पर दूध लेके जाते जाते मंडी में दिखते होंगे। क्या वो चाहते हैं कि क्या नाम यदुवंशी का नाम है गौपालन बंद कर दें और किसी धर्म विशेष संप्रदाय विशेष में जो दूध का बिजनेस करते हैं और बाद में उनकी हत्या कर देते हैं उन गौओं की, वो लोग उस बिजनेस पर कब्जा कर लें? ये असली मंशा है अखिलेश यादव। लेकिन अब क्योंकि अभी आपने लखनऊ का जिक्र किया, आपने कहा उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से मैं ध्यान देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और ये तूतू मैमे की लड़ाई महाकुंभ अभी हुआ, और जिस तरह से हुआ, बहुत सारे विपक्ष ये सवाल उठा रहे थे, पूरा इंडिया गठबंधन सामने आ गया। उन्होंने कहा कमर्शलाइज कर दिया गया, ये वीआईपी कुंभ है। आपको क्या लग रहा है कि क्या जो जनता वहां पर गई, और साथ ही जो कमर्शलाइजेशन, क्योंकि तस्वीरों में नजर आया सर, तमाम लोग आए और तमाम लोगों की जो तस्वीरें हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ सामने अभी आई, जिससे गुरेज करते नजर आए थे अखिलेश यादव। और उन्होंने साफ कहा कि ये जनता आने वाले चुनावों में जवाब देगी कि कुंभ में किस तरीके की हालत जनता की योगी आदित्यनाथ ने की है। जनता बहुत प्रसन्न थी। हमने इस देश ने बहुत से कुंभ देखे हैं, आज़ादी के पहले भी देखे हैं, आज़ादी के बाद भी देखे हैं। किस तरह के कुंभ पहले भी होते थे, अभी भी कुंभ हुआ है। 2013 के कुंभ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 2013 के कुंभ में 1144 करोड़ रुपया तत्कालीन केंद्र सरकार ने दिया। और मालूम है जो कुंभ के बारे में बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, इन्होंने कितना पैसा दिया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10.67 करोड़ 10 करोड़ 67 लाख रुपए मात्र दिया था इन्होंने उस कुंभ के लिए। कुंभ में क्या अवस्था थी, क्या गंदगी थी, क्या स्टेशन पर दुर्घटना हुई, मैं कहना नहीं चाहता कितने लोग आए थे, लेकिन 66 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आए। उन्होंने पावन संगम में डुबकी लगाई। अब अखिलेश यादव जी कब रातों रात आए, कब खिंचवाए, कब हरिद्वार गए, मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अद्भुत विहंगम कुंभ आया हुआ, और कुंभ का दुनिया भर में प्रचार हुआ। 52 लाख लोग विदेश से आए, पहली बार ऐसा कुंभ हुआ। अगर आप गई होंगी, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आपकी पूरी टीम गई होगी, कोई हिंदू हो कोई मुसलमान हो, गए होंगे लोग, और गए, उन्होंने गंदगी का एक आवरण नहीं देख सकते हैं। आप ही ने नहीं कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी? हाँ बिल्कुल, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है। उस वक्त अगर नमाजियों का वक्त होता है, अगर वो वक्त होगा तो नमाज कहाँ पढ़ेगा? नमाज अपने का नाम से आवास में पढ़े, जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ अलॉट किया जाए वहाँ पढ़े। नमाज के लिए मस्जिद बनी है, मस्जिद में पढ़े। लेकिन अपने घर में पढ़े, नमाज सड़क पर पढ़ करके बाधित करे। लखनऊ के लुलु मॉल में एक तस्वीर आई, वीडियो आई सामने, जहाँ नमाज पढ़ते हुए देखा गया, और वहां पर तहलका मच गया कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ा जा रहा है। हाँ, तो गलत हुआ। सार्वजनिक स्थान नमाज पढ़ने के स्थान थोड़ी न। फिर आप भगवा लेके चलेंगे? नहीं, भगवा लेके क्यों? ऐसा कुछ नहीं। वो तुलना करते हैं उसकी। आखिर ये कांवड़ यात्रा कहाँ निकलेगी? कांवड़ यात्रा होती है, किसी मुस्लिम जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तमाम उनके और जुलूस निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं ना। नहीं, सुनिए, कोई जुलूस मुसलमानों भाइयों बंधुओं का हमारा निकलता है, किसी अन्य धर्म का, सिखों का किसी का भी निकलता है,
किसी पर प्रतिबंध लगाया क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने? हाँ, कहा ताजिया थोड़ा छोटा कर लो, अगर तार से टकराएगा तो करंट आएगा, खतरा दुर्घटना होगी। जब उत्तर प्रदेश के लेकिन कोई आज सुनिए, सवाल नहीं, हाँ, बोलिए। आप सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल फिर से पूछती हूँ आपसे कि जब उत्तर प्रदेश के खुद मुखिया खड़े होकर कहते हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर नीचे क्या संदेश जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि तमाम ऐसी खबरें हर दिन आती रहती हैं, जहां पर स्कूलों की खबरें आई हैं सर, जहां पर परीक्षा केंद्र पर जब मुस्लिम महिलाएं जब नकाब लेकर के जाती हैं तो उतरवा दिया जाता है, और जिससे गुरेज है मुसलमानों को। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नमाज कतई और कतई सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, कानून इसका इजाजत नहीं देता है। पूजा की जाएगी नमाज बहन, बिल्कुल पूजा नहीं की जाएगी। कौन पूजा कर रहा है? कौन पूजा? हमको दिखा दीजिए कौन पूजा कर रहा है। और पूजा कर रहा है तो उसको रोका जाएगा ना, वहां का नाम से सड़क पर पूजा करने के लिए मंदिर है, मंदिर में पूजा करेंगे। सवाल यही तो है ना सर, विपक्ष ने यही सवाल पूछा कि अगर आपने नमाजियों को रोका तो आपने हिंदुओं को पूजा करने के लिए भी ये क्यों नहीं कहा? क्या पूजा करने के लिए? आप अगर नमाज सड़क पर नमाजी नहीं पढ़ेगा भाई, तो कभी हिंदू पूजा करता ही नहीं सड़क पर। हाँ। मैं फिर आप प्रश्न का देखिए सटीक उत्तर मैं दे रहा हूँ, आप लेना नहीं चाहती हैं, लेना मैं ले रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। चाहती। मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, इबादत गाह है, जो ऑफिस प्लेसेस हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में एक प्लेस है। नमाज यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी बना होता है कि अलग नमाज यहाँ पढ़िए, प्रार्थना सभा बनी होती है, वहाँ आप जाके पढ़िए, वहाँ करिए जो करना, नहीं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगी। विपक्ष क्या कहना चाहता है, क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है कि कांवड़ यात्रा सड़क पर निकलती है, तो कांवड़ यात्रा है वो तो सड़क पर निकलेगी। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, अन्य तमाम प्रकार के जुलूस मुसलमान भाइयों बहनों को निकलते हैं, किसी को रोका है क्या सरकार ने? जुलूस तो सड़क पर निकलेगा, लेकिन नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, पूजा भी नहीं सड़क पर होगी, सड़क पर पूजा भी नहीं होगी, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। ये तय है और भारत का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, आप नैरेटिव सेट करने की आपने बात की, और ये लगातार आरोप भाजपा विपक्ष पर ये लगाता रहा है कि नैरेटिव सेट करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो विपक्ष ये हमलावर होता है कि जुमलेबाज सरकार तो ये है। आपने कहा कि हम नौकरियों का दावा करते हैं, आपने कहा दिया। 2014 में आप मैंडेट में आए, आपने कहा हम रोजगार देंगे, आपने कहा हम गरीबी मुक्त कर देंगे, हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन फिर सवाल आ जाता है, विपक्ष ये कहता है कि खाली विदेश यात्रा करने से क्या इकोनॉमी बेहतर होने वाली है? ठीक, मैं जवाब देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का पूछा आपने, देश का भी जवाब दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का विशेष दूंगा जी। 2017 में हमारी सरकार आई, 2004 से लेकर के 2017 तक कभी बसपा की सरकार रही और कभी मुलायम सिंह जी और फिर अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर के कितनी नौकरियां इन्होंने बहाल की उत्तर प्रदेश में? 2,90,000। 14 साल में 2,90,000 बहाल हुई, और 8 साल में लगभग 7 लाख पक्की नौकरियां सरकार ने देने का काम किया उत्तर प्रदेश। सुन लीजिए, 45 लाख करोड़ रुपए के लिए जो विभिन्न हमारे कार्यक्रम हुए थे, निवेश के प्रस्ताव आए, 15 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतरे। और मैं ये नहीं कहता हूं नौकरियां, लेकिन 60 लाख रोजगार सृजन उससे होने का काम किया। आप 14 साल में पक्की नौकरियां देते हैं 2,90,000, हमारी सरकार 8 साल में देती है 7 लाख। आपकी हमारी क्या तुलना है? वो ये भी तो कह रहे हैं। अब वो आप लेके आते हैं 10,000 करोड़ का निवेश, हम 15 लाख करोड़ का निवेश जो है वो जमीन पर उतारते हैं। पेपर लीक का मामला भी तो वही दर्शाते हैं ना सर, कि जब नौकरियां आपने निकाली तो पेपर लीक हुआ। अच्छा, तो हमने नौकरियां निकाली, डेस्टिनेशन तक पहुंच कहां रहा है? बस मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। पेपर लीक जो किया, पेपर लीक का धंधा इन्हीं कांग्रेस की सरकार ने, उसके पहले समाजवादी सरकारों ने शुरू किया था। और बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का जानता है कि जब भी चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार ने समूह घ की भर्तियां की, पेपर लीक हुए तो अपने अंजाम को पहुंचे और सब भुगत रहे हैं। यहां तक कि सुन लीजिए, जेल नहीं भुगत रहे हैं। कैंसिल किया गया, फिर से परीक्षा कराई गई, 7 लाख नौकरियां बहाल की गई, फिर से एग्जाम करा करके। लेकिन किसी भी पेपर लीक प्रकरण में को
स्वीकार नहीं किया गया। डेटा है लेकिन मेरे लेकिन हाँ, डेटा है मेरे डेटा पास। पे बात कर रही हूँ, हाँ, डेटा डेटा है मेरे पास, क्योंकि आपको इंटरप्ट करूंगी। अभी आपने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ तो फिर लीक होने के बाद हमने दोबारा एग्जाम कराए और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर डाला। बिल्कुल। ये आपका स्टेटमेंट है। मैं हाँ। काउंटर करना चाहती हूँ। करिए। काउंटर ये है कि 2017 के मई में पहली बार पेपर लीक का मामला आया और तब से लेकर के अब तक लास्ट जो भर्ती हुई पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की बात कर रही हूँ, 6 बार पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। हर बार आप ये दावा करते हैं कि इस बार हमारी इंटेलिजेंस बेहतर है। आप हर बार ये दावा करते हैं कि इस बार हम बेहतर सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं। आप हर बार ये दावा करते हैं कि इतने लाख लोगों ने भर्तियां, इतने लाख लोग। अभी इस कांस्टेबल की भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 50,000 अगर सीट निकाली तो उस पर यह सवाल बनता है उत्तर प्रदेश सरकार से तो कि 2.5 लाख लोगों ने क्यों रजिस्ट्रेशन किया। नहीं भाई, हैं लोग, यहाँ आबादी है, आबादी का एक मुद्दा है। हाँ। देश में, भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी आबादी है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सरकारी नौकरियों से ही केवल रोजगार नहीं हो सकता, लेकिन पेपर लीक से किसी को कोई रोजगार नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में गठरी के आधार पर, इसी उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर, इसी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के आधार पर नौकरियां बहाल की गई। कोई योगी जी की सरकार पर सुई की नोक से भी ये नहीं कह सकता है किसी, कोई भी एक आदमी ला करके सरकारी नौकरी का कड़ा कर दीजिए, वो कह दे कि काना योगी किसी की सरकार में पैसा दे करके उसको नौकरी मिली। आप मानते भी तो नहीं। 62,000 अभी तो हमने ये जो आपने सिपाही की भर्ती की, 62,000 सिपाही की भर्ती, एक मिनट, सिपाही 62,000 सिपाही भर्ती की, 50,000 और भर्ती करने जा रहे हैं। सिपाही की भर्ती में योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है सीएम साहब का। उन्होंने कहा कि आप मेल पे हमें दिखाइए कि पेपर लीक हुआ है, तब हम मामले की जांच करेंगे। और फिर हुआ ही नहीं, लीक का मामला नहीं मानते। नहीं, लीक कोई हुआ ही नहीं। फिर कोई सरकार को प्रश्न, झुकना अरे क्यों इस पड़ता है पे सर? इससे अच्छा तो सुचिता के साथ ये सिपाही भर्ती के सरकार को झुकना क्यों पड़ता है? तमाम ऐसे अभी एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। अग्निवीर का मामला, किसानों का मामला, पेपर लीक का मामला, हर बार तो सरकार पीछे हटती है। कहाँ सरकार पीछे हटती? किस मुद्दे पे? एक मुद्दे बताइए। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे बोला नहीं। नहीं, वो तो बरगलाया गया था। उसमें एक समुदाय विशेष को जोड़ करके, और जो किसान नेता डल्लेवाल, हाँ। जो सबसे बड़े डल्लेवाल किसान नेता बन रहे थे, अभी हरियाणा में चुनाव हुए थे, जमानत जब्त हो गई। 1100 या 1200 इतने वोट मिले, और किसान नेता हैं वो। राकेश सिंह टिकैत, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, उनके गांव में कौन जीता? वो तो कहते हैं 2022 में हमारा विरोध कर रहे थे। उसके पहले किसान आंदोलन के सारे नेताओं की तथाकथित कलई खुल चुकी है। कांग्रेस के और वामपंथियों के इशारे पर कोई किसान आंदोलन नहीं था। किसान आंदोलन के लिए अगर सुब्रमण्यम रिपोर्ट को अगर लागू करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू किया, और 1.5 गुना मूल्य देने का काम। राकेश टिकैत का जिक्र आपने किया है, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी सवाल ये लूंगी क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है। राकेश टिकैत का आप जिक्र छेड़ रहे, तमाम ऐसे चेहरे हैं। अभी आपने कहा कि हमारे खिलाफ थे, यही तो अहंकार बोलते हैं। विपक्ष कहते हैं ये अहंकार है कि जब आपके खिलाफ कोई नहीं रहेगा तो फिर वो जेल जाएगा, ईडी की छापेमारी होगी उसके। कहाँ गए राकेश टिकैत? कहाँ जेल गए? कोई नहीं गया। राकेश टिकैत कोई किसान नेता जेल नहीं गया। हाँ। किसान नेता वो बैठाए रहे। किसान नेता, अब उस किसान आंदोलन का मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें आप किसान मानते ही कहाँ है उन लोगों को? आप ही के टेनी साहब ने गाड़ियां चढ़ा दी, रिपोर्ट कहाँ है? नहीं, उसकी जांच हो रही। टेनी साहब के बेटे ने जो कृत्य किया उसमें उन्होंने गलत किया, तो वो जेल काट रहे हैं। उस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, कानून ने अपना काम किया। कहाँ उसको सरकार ने उनको बचाने का काम किया? क्या ये नकारा नहीं जा सकता है कि चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें जो देखी गई, उनके बयान देखे गए, वो सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, और यही कारण है कि नकार रही है। आपने अभी बाई इलेक्शन की बात की, 10 में से जिस तरीके से भाजपा का परफॉर्मेंस रहा, मैंडेट जनता का नजर आता है कि भाजपा की तरफ एकाधिपत जनता भरोसा करके, उम्मीद दिखा के आगे चल रही है। 27 के चुनाव नजदीक हैं, लेकिन इस नजदीक चुनाव के पास क्या रोजगार, जनता के मुद्दे, अहम मुद्दे, धरातल के मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? राणा सांगा के मुद्दे पर जब बातचीत होती है उसमें भाजपा भी इन्वॉल्व होती है, फिर अखिलेश यादव आते हैं, दलितों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। इस पे क्या आपका पक्ष क्या होगा भाजपा का? राणा सांगा का मुद्दा हमने थोड़ी उठाया।
हाँ। सपा के एक सांसद को लगा कि क्या नाम से ये दलितों के लिए हमने इतने पाप किए हैं, हमने उनके नाम पर रखे गए जिलों के नाम बदले हैं, हमने अंबेडकर जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज था कन्नौज उसका नाम बदला है, इसी दलित क्या नाम है महापुरुषों की इसी लखनऊ में मूर्तियों को तोड़ने का काम हुआ। किसके समय में काम हुआ वो कह रहे राणा नहीं अखिलेश नहीं, फिर राणा सांगा का सवाल कौन ले आया? नहीं, वो सपा के, मैं वही स्टेटमेंट ही कोट कर रही हूँ। सपा के नेता ने कहा कि राणा सांगा ने ही बुलाया था बाबर को। कहीं इतिहास में नहीं है। राणा सांगा क्यों बुलाएंगे? इब्राहिम लोदी उस समय को हराने मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। इब्राहिम लोदी को 3 बार बुरी तरह पराजित करने का काम किया तो राणा सांगा ने किया। इब्राहिम लोदी से उन्हें हाथी लिए, घोड़े लिए, किले लिए, कर लिए। उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा को बाबर की जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और सुनिए, राणा सांगा नहीं, राणा सांगा का वो इतिहास है कि राणा सांगा के पूर्वज बप्पा रावल ने इस मुस्लिम आक्रांताओं को ईरान तक खदेड़ तक कर मारा था, और 250 वर्ष तक किसी मुस्लिम आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा करके देखे। ये उनके पूर्वजों का इतिहास है। और बाद में महाराणा प्रताप का भी इतिहास है। घास की रोटी खाई लेकिन समझौता नहीं किया, और वही महाराणा प्रताप अकबर के जीवित रहते अकबर से अपने इलाके ले लिए, अपने किले वापस ले लिए। 36,000 का मुगलिया सैनिकों को दिबेर के युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा, और पूरा इलाका महाराणा प्रताप ने लिया। कभी इस पीढ़ी ने और इस खानदान ने कभी भी सर नहीं झुकाया। और फिर क्या नाम से ये महापुरुष किसी जाति विशेष के थोड़ी होते हैं। मैं क्षत्रियों के साथ नहीं जोड़ता हूँ। तलवारें किसने बनाई? हमारे लुहार भाइयों ने बनाई, जिनको ये जाटो कहते हैं। उस पर घोड़े पर लगने के लिए सबने सहयोग किया। पूरा हिंदू समाज एकत्रित था, और हिंदू समाज के हिंदू राजाओं का संघ बना करके, काश्तकारों का संघ बना करके, विभिन्न काश्तकार जातियों का संघ बना करके, वो भीलों के साथ, जो भील थे उन्होंने राणा प्रताप का साथ दिया, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया। वो कौन थे लोग? गरीब लोग थे। मीणा समुदाय ने उस लड़ाई में साथ दिया। वो कौन लोग थे? वो हिंदू नहीं थे। वो सभी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब भारत में आए वो लोग, आने के बाद धर्म परिवर्तन के विभिन्न कारण रहे। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदल सकते। हो सकता है मैं आज हूं, मेरी कोई पीढ़ी धर्म बदल ले, तो धर्म बदलने से मैं बदल जाऊंगा क्या कि मैं उनका पूर्वज था? राम कृष्ण इस देश के पूर्वज थे, हैं और रहेंगे। किसी भी धर्म का कोई रहने वाला। और राणा सांगा जैसे अन्य महापुरुष भी। क्यों झलकारी बाई का उल्लेख नहीं करते ये लोग? क्यों उदा देवी का उल्लेख नहीं करते? यही बहराइच में हमारे क्या नाम से राजा का उल्लेख क्यों नहीं करते, जिसने हराया सालार जंग को? उसका उल्लेख नहीं करते। वो कोई राजपूत राजा थे क्या? बिजली पासी का उल्लेख क्यों नहीं करते हैं? वोट बैंक की भी तो राजनीति है सर। तब वो तो उनको करनी है, हमको थोड़ी। पक्ष की भी है और पक्ष की भी है। नहीं, हमारे हम वोट बैंक की नहीं करते। हम वोट बैंक की राजनीति, हम बैंक शब्द का नहीं राजनीति करते। हम जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के बीच जाते हैं। जनता ने मैंडेट दिया तो आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। जनता ने मैंडेट दिया तो 11वीं बार का नाम से नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। और जनता मैंडेट, अभी ये लोग 30 साल नहीं आने वाले हैं। 30 साल का बता रहे हैं। हाँ, एकदम भविष्य अभी बताया हमारे। सुनिए, अभी एक प्रश्न किया, बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ आपको। अभी प्रश्न किया श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कि क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। हमारे गृह मंत्री जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा हमको एक परिवार में से थोड़ी चुनना है कि 5 लोग बैठे और डिसाइड कर लिया। आप तो 25 साल अध्यक्ष रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। अब ये अलग बात है कि क्या नाम मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते अखिलेश यादव जी ने धक्का मार करके उनको जबरदस्ती, उसके वीडियो है, आपने भी देखे होंगे, धक्का मार करके कब्जा कर लिया। तो कोई कब्जा कर ले उनकी बेटी बेटा तो मैं नहीं जानता।
जब अमित शाह जी भी नहीं जानते। लेकिन जब तक जिंदा है आप अध्यक्ष रहे। लेकिन हमारी जो 13 करोड़ की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे यहाँ तो देर लगेगी भाजपा ही। में आंतरिक लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे विपक्ष की बात करते हैं और चाहे पक्ष की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान ने वो तस्वीरें भी देखी कि संविधान की जो किताब है वो लेकर के लोग संसद तक पहुंचे और तमाम गाइडलाइन के साथ पहुंचे। इस वक्त इस संविधान का मुद्दा इतना क्यों उछाला जा रहा है, चाहे विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो? जो गुटका संविधान लेकर के चलते हैं वो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं क्या? संविधान में कहाँ है? इस संविधान में स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भाई बार बार कहीं कांग्रेस की सरकार होती है, तथाकथित इंडी गठबंधन की सरकार होती है एक धर्म विशेष को आरक्षण देने के लिए। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 5% मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। ये संविधान में लिखा है क्या बाबा साहब के? आप संविधान बदलना चाहते हैं? कह दिया उनके डिप्टी सीएम ने कि हम संविधान बदल देंगे। इसके लिए संविधान बदलने के लिए, तुष्टीकरण के लिए वो संविधान बदलते हैं। प्रियम्बल बदलने का काम किया है तो इंदिरा गांधी ने किया है। बाकी संविधान में संशोधन आते, प्रियम्बल बदलने का काम किया है तो इंदिरा गांधी ने किया है। बाकी संविधान में संशोधन आते हैं, आते रहे हैं। वक्त जरूरत के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। जिन सरकारों को जब लगता है तो बदलते हैं। लेकिन हम धर्म के जो बाबा साहब का मूल संविधान है उसको तोड़ करके धार्मिक आरक्षण का हम समर्थन नहीं करने देंगे और न होने देंगे। वो भूल जाए। हिंदुस्तान की ये राजनीति है। खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जनता तय करती है दिल्ली की गद्दी किसके पास होगी। और अभी सर ने जब कहा कि ये हिंदुस्तान है, राम का हिंदुस्तान है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका हिंदुस्तान है, लेकिन फिर संविधान भी तो आता है। संविधान कहता है कि ये संविधान से देश चलेगा, ये जाति संप्रदाय और धर्म से देश नहीं चलेगा। और इसके साथ ही जब राजनीतिक पार्टियां आती हैं, 2027 के चुनाव नजदीक है, तो क्या उसमें तय नहीं करना पड़ेगा कि जनता के आंतरिक और धरातल के मुद्दे क्या हैं? क्या उनके मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं कि नहीं? क्या तय ये भी नहीं करना पड़ेगा? क्या बात सिर्फ इस बात से हो जाएगी कि बाबर के नाम पर लड़ाई होगी, धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, नमाजियों के नाम पर लड़ाई होगी? और साथ ही क्या अखिलेश यादव को भी ये तय नहीं करना पड़ेगा कि उनका वोट बैंक आखिर क्या है? क्या दलितों को बरगलाने से वोट बैंक हासिल होगा? तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन आपको भी इन सवालों के साथ छोड़े जाती हूं। और इस पॉडकास्ट में अहम सवाल यह भी बनता है कि 27 के चुनाव में जनता का मैंडेट क्या है? जैसा सर ने कहा कि अगर मैंडेट जनता का हमारे विपरीत होता फिर गद्दी पे भाजपा क्यों होती? जवाब जरूर देखिएगा और देखते रहिएगा आज की खबर।